नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार के शिक्षा विभाग में इन दिनों काफी घमासान मचा हुआ है। दरअसल जब से के पाठक ने शिक्षा विभाग की कमान संभाली है, तब से आए दिन कुछ न कुछ ऐसे फैसले वो लेते हैं जिसकी वजह से विवाद शुरू हो जाता है। हाल ही में आपको बता दें कि हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया गया है जिसमें कहा गया है कि 22,000 जो शिक्षक है बीएड पास, वो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अभी फिलहाल की अगर बात करें तो आपको बता दें कि बिहार की अगर शिक्षा में कोई नाम फेमस है तो दो ही नाम फेमस है, एक तो के पाठक का और दूसरा माले विधायक संदीप सौरभ जी का। तो आइए हम बिहार के शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम मुद्दे पर संदीप सौरभ जी से बात करते हैं। वो आज हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, अभी जैसे हाई कोर्ट से यह फैसला सुनाया गया है कि 22,000 शिक्षक जो हैं वो एलिजिबल नहीं है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि यह जो हुई थी बहाली वो तो एनसीटीई की तरफ से ही करवाई गई थी, तो शिक्षा विभाग अब इस पर स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है? देखिए, शिक्षा विभाग को भी और सरकार को भी ये स्टैंड तो लेना चाहिए कि इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षकों की कोई गलती नहीं है। उस समय जो नियमावली में प्रावधान किए गए थे, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किया गया था, उसी के मुताबिक लोगों की ज्वाइनिंग हुई, परीक्षा हुआ। तो अब सरकार को ये समझना है कि इस वर्डिक्ट के मुताबिक वो कैसे ये रास्ता बना पाए कि इन शिक्षकों की नौकरी न जाए, क्योंकि 2 साल हो गए इनको पढ़ाते हुए, 2 साल से ये पढ़ा रहे हैं और ऐसे में इनको अचानक से नौकरी से हटा देना ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसमें जो मैंने सोचा है, मैं जो सलाह देना चाहता हूँ, एक तो ये कि जो ब्रिज कोर्स है जो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, प्राइमरी टीचर्स के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य होता है 2 साल के अंदर, 22 महीने इनके हो गए हैं, तो एक तो इनको ब्रिज कोर्स तत्काल करवाया जाए। बीएड के अंदर ऐसी क्या कमी है जो डीएलएड में है, वो है प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने का कई सारे तरीके, खेल खेल में गाना गा करके। तो इस तरह क्या कोई एक कोर्स अगर सरकार बना पाए और इनको तत्काल वो कोर्स करवा पाए और इन सबको ले जा करके कोर्ट में कहे कि भाई हमने ये कर लिया है, अब इसको अनुमति दिया जाए कि ये पढ़ाएं, इसके बावजूद अगर मामला नहीं बनता है, तब सरकार को चाहिए कि ये जो 20,000 या 22,000 जो शिक्षक हैं, इन सबको 6 to 8 वाले कैटेगरी में समाहित कर ले। सीट हो 6 to 8 में, ना हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टीचर आपके कर्मी हैं और आपकी गलती का सजा इनको नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ही इसको लेकर फैसला सुना दिया गया था, तो आप जो बातें कह रहे हैं कि एक कोर्स लाया जाए, तो आपको लगता है कि हम शिक्षा विभाग अभी फिलहाल ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहा है? शिक्षा विभाग को तो रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि गलती जो है वो शिक्षा विभाग उस समय, चूंकि मामला आज का नहीं है, 2021 में इनकी बहाली हुई। 21 में जब बहाली हुई तब बिहार के अंदर एनडीए की सरकार थी और एनडीए को एजुकेशन को लेकर के उनका जो रुख है वो बहुत ही कमजोर रुख रहा है उनका हमेशा से ही। तो अभी की सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उस समय के शिक्षा विभाग का या उस समय की सरकार का या एनसीटी का या एमएचआरडी का, इनकी जो गलतियां हैं उसको कैसे भी दुरुस्त किया जा सके। 6 to 8 में समाहित करना सरकार के हाथ में, एक अध्यादेश ला करके सबको समाहित किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार के शिक्षा विभाग में भी बहुत सारी चीजें चल रही है। जो के पाठक है उनका शिक्षा मंत्री से ही नहीं बन रहा है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के भी फैसलों के खिलाफ जा रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक फरमान जारी किया कि जो भी शिक्षक है वो मीडिया में नहीं बोलेंगे। तो आपको नहीं लगता कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, उस आर्टिकल का हनन हो रहा है? निश्चित तौर से देखिए, जो व्यक्ति लोकतांत्रिक नहीं होगा वो किसी डिपार्टमेंट का भला नहीं कर सकता है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी और डिसिप्लिन चाहिए। तो डिसिप्लिन के साथ डेमोक्रेसी भी चाहिए, क्योंकि ये आबादी के हर तबके से कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है। और के पाठक ने जो फरमान लाए हैं, कई सारे ऐसे फरमान लाए हैं जो एकदम अनडेमोक्रेटिक है। आप यूनियनाइज नहीं हो सकते हैं, संघ नहीं बना सकते हैं, आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और हम लोग केंद्र सरकार की उन्हीं योजनाओं के खिलाफ, उसी तरह की नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं जहां पे वो लोगों की असहमतियों को दबा रहा है, जहां पे हमें लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। और वही चीज़ अगर बिहार के अंदर शिक्षा विभाग कर रहा है, शिक्षा विभाग का एक सनकी आईएएस ऑफिसर कर रहा है, तो हम मानते हैं कि सरकार को तत्काल इस पर संज्ञान लेना चाहिए। राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू यूनियनाइज, इस तरह के जो संवैधानिक अधिकार है, जो खास परिस्थिति में ही आप इसको स्थगित कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वैसी स्थिति बिहार में है नहीं। तो इसलिए सारे शिक्षक संगठनों को प्रताड़ित करना, असल में हो ये रहा है कि के पाठक या कई लोगों को लगता है कि बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम की कमजोरी है उसका सबसे बड़ा वजह जो है वो टीचर्स हैं, जबकि ये गलत है।
टीचर उसके सबसे बड़े कारण नहीं है। बड़ा कारण ये है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों के अंदर नहीं रहा, लंबे समय से नहीं रहा। क्लासरूम नहीं थे, यहाँ तक कि 2017 में जो उत्क्रमित विद्यालय जितने बने उनमें टीचर्स नहीं थे अभी तक, अब जाकर के टीचर्स बहाल हो रहे हैं उसमें। तो इसके बगैर आप स्कूल चला रहे थे तो कमी थी। अब टीचर्स की बहाली हुई तो अब वो ठीक होगा, लेकिन डंडे से हम ठीक कर लेंगे, हम टीचर्स को डरा करके रखेंगे। हमने नियम बना दिया कि गर्मी की छुट्टी जब होगी तो आपको स्कूल नहीं जाना है, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन टीचर्स को हर दिन जाना है। तो ये उल जुलूल फैसले हैं। इन तमाम फैसलों को तत्काल वापस लिया जाए, हम तो सरकार से बार बार ये कहेंगे। तो आप अभी फिलहाल तो महागठबंधन की सरकार में आप लोग भी हैं, आपकी सरकार है, तो आप सरकार से जब बार बार मांग कर रहे हैं तो फिर अभी तक के पाठक पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, कई बार सरकार के दिमाग में हो सकता है कि ये परसेप्शन बन रहा हो कि के पाठक जो कर रहे हैं, कई लोगों को लगता है, आम जनता में भी कई लोगों को लगता है कि के पाठक जो कर रहे हैं उससे एजुकेशन डिपार्टमेंट का भला हो रहा है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जो आदमी डेमोक्रेटिक नहीं होगा वो करप्ट भी होगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि के पाठक के नेतृत्व में अभी जिस तरीके से शिक्षा विभाग चल रहा है पिछले 6 महीने से, उसमें बड़े पैमाने पर करप्शन है। अब आप उदाहरण के लिए समझिए कि कुछ दिनों पहले एक सर्कुलर आया जिसमें कहा गया कि स्कूलों के अंदर तमाम सारी जो बहालियां होंगी वो आउटसोर्सिंग कंपनियों से होंगी, और उसमें अचानक से आउटसोर्सिंग कंपनियों की एक लिस्ट जारी की गई कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस कंपनी को दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट। उसमें कोई टेंडर नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं, किसी को पता नहीं कि इस कंपनी को यह जिला क्यों मिला। अब उसमें जो कंपनियां आई हैं वो लोगों को बहाल करने में पैसे ले रही हैं। कंपनी का कहना है कि हमने तो खुद पैसा दे करके कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है बिना कोई टेंडर का। ये जो करप्शन है, या अभी समझिए नाइट गार्ड, जितने स्कूलों में नाइट गार्ड हैं, तो पूर्व में जो सरकार की नियमावली से नाइट गार्ड बहाल हुए थे उनको 5,000 रुपये वेतन मिल रहा है, लेकिन के पाठक के फरमान के बाद जो आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से नाइट गार्ड ही बहाल हो रहे हैं उनको 10,000 पेमेंट मिल रहा है। एक ही काम के लिए, एक ही पदनाम के लिए, एक ही तरह का पोस्ट है, 2 अलग अलग पेमेंट दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से जो पहले से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर थे स्कूलों में के अंदर, उनका पेमेंट कुछ है, जो नए बहाल हुए उनका पेमेंट कुछ है। तो ये जो एक अंधेर गर्दी मचा रखी है शिक्षा विभाग के अंदर, इस पे रोक लगना चाहिए। पर नीतीश कुमार इन चीज़ों को क्यों नहीं देख पा रहे हैं जो कमियां आप बता रहे हैं? फिर नीतीश कुमार के पाठक की तारीफ करते रहते हैं कि उनकी नज़र में सबसे अच्छे अगर ऑफिसर की बात करें तो फिलहाल के पाठक है, क्योंकि उनका कहना है कि शिक्षा विभाग में सुधार आ रहा है, जैसा कि आप खुद भी कह रहे हैं। नीतीश कुमार ये बता दें कि शिक्षा विभाग या कोई भी डिपार्टमेंट, क्या जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं पहले से, उससे चलना चाहिए, उसी से चलता है। उदाहरण के लिए आप देखिए कि एक बहुत लोकप्रिय चीज़ हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि स्कूलों के अंदर 9 से 5 टीचर्स को रहना पड़ेगा, और इसका कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, उसमें समय तय है कि एक प्राइमरी स्कूल कितने घंटे चलने चाहिए एक साल में, हाई स्कूल और अपर हाई स्कूल जो है वो कितने समय तक चलेगा। 800 है प्राइमरी के लिए, 1000 घंटा है उच्च माध्यमिक के लिए। तो उससे ज़्यादा जब पहले ही से बिहार के स्कूल चल रहे हैं, तो आप सिर्फ इसी मकसद से कि 9 बजे के नाम पे जो टीचर्स हैं, जिनको कई बार 200-200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है स्कूल जाने के लिए, तो वो अपने घर से 6 बजे निकल रहे हैं, 5 बजे वहाँ से निकलेंगे तो घर पे 8 बजे पहुँचेंगे। और ख़ास करके जो महिला शिक्षिका हैं उनको भारी परेशानी है। तो क्या उसका कंसर्न जानने का, उनका दुख दर्द जानने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? तो ऐसे तमाम सारे नियम बन रहे हैं जो इलॉजिकल है, जो एरोगेंट दिख रहा है कि सरकार एरोगेंट व्यवहार कर रही है। तो हम सरकार से भी कहेंगे और शिक्षा विभाग से भी कहेंगे कि इसका जल्द से जल्द समाधान हो। और बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहार से लोकतंत्र लोग मानते हैं कि दुनिया में यहाँ से लोकतंत्र फैला, और वैसे राज्य में अगर लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे शिक्षकों के या शिक्षक संगठनों के, तो हम लोग चुप तो नहीं बैठेंगे। बहुत सारे अभी ऐसे बीपीएससी के थ्रू जिनकी बहाली हुई है, उनमें बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका गांव में पोस्टिंग हुआ है, हम लोग देखे भी हैं ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट में। तो वहाँ पे ये चीज़ के पाठक की तरफ से कही गई है कि 15 किलोमीटर के दायरे में रहें शिक्षकों को, लेकिन उन लोगों को रूम नहीं मिल पा रहा है और उनको बहुत परेशानियां हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि शिक्षकों को कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, ये सारी चीज़ें शिक्षा विभाग डिसाइड नहीं कर सकता? नहीं, कतई नहीं कर सकता। ये प्रैक्टिकल नहीं है।
अब जिसके घर में परिवार है, अब कोई महिला है, उसकी जस्ट शादी हुई है, वो अपने फैमिली के साथ रहना चाहती है, उसके छोटे बच्चे हैं, कई के माँ बाप बीमार हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ का पूर्णिया की जो महिला है वो जाकर के बेतिया में काम करे, बेतिया की जो महिला है वो जाकर के सहरसा में काम करे? ये तो नहीं हो सकता है। और दूसरी बात कि इससे आप हासिल क्या करेंगे? इस कोठी का चावल उस कोठी में, उस कोठी का चावल इस कोठी में। जब आपने सबसे फॉर्म भरवाते समय सबसे आपने उसका होम डिस्ट्रिक्ट ले लिया है, पता ले लिया है, तो आपको इस तरह का मैकेनिज्म बनाना चाहिए था कि उनके कम से कम गृह जिला मिले या सबसे नज़दीक जिला मिले। तो एक रेंज के अंदर सबको नौकरी अगर मिलती, पूर्णिया के लोगों को रोहतास और रोहतास के लोगों को पूर्णिया जो आपने भेजा, तो दोनों को लोगों को वहीं उनकी जगह पे पढ़ाने देते। इससे उनको बाकी उनका जो सामाजिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, वो भी चलता और शिक्षा विभाग भी ठीक तरीके से चलता। अब इतनी दूर जाने में लोगों को समय काफ़ी लगता है, इससे चलते लेट हो रहे हैं, इसके चलते दुर्घटनाएं हो जाती हैं। टीचर्स डरा हुआ है कि 9 बजे नहीं पहुंचेंगे तो के पाठक का डंडा चल जाएगा, और उस चक्कर में गाड़ी तेज चली तो दुर्घटनाएं हो गई। तो ये सब बात के पाठक का फैसला जो काफी विवादों में रहा कि उन्होंने छुट्टियां काट दी हैं और हिंदू पर्वों की छुट्टियों को कम कर दिया है और मुस्लिम पर्वों की छुट्टियों को बढ़ा दी गई है। तो आपको क्या लगता है कि इससे सांप्रदायिक विवाद उत्पन्न होगा, इससे कई सारे मसले खड़े होंगे? देखिए, एक तो है कि मुस्लिम पर्वों की छुट्टियां बढ़ाई नहीं गई है, एक इस बात को समझ लेना चाहिए। जो ढंग से उसका कोई जांच करे, पिछले साल का कैलेंडर ले ले, इस साल का कैलेंडर ले ले, वहाँ मेरी आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात पे है कि अगर 220 दिन स्कूल पहले से ही चल रहे हैं, 220 दिन ही नियम है कि साल में 220 दिन स्कूल खुला रहना चाहिए, उससे ज़्यादा बिहार में खुल रहे थे, तो छुट्टियों को कम करने का उद्देश्य कुछ नहीं हो सकता है, कोई मकसद नहीं, सिर्फ टीचर्स को प्रताड़ित करना, एक बात। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि के पाठक जैसे लोगों को समाज की बनावट पता नहीं है। ये बिहार में शायद पहली बार हुआ कि कैलेंडर अलग अलग जारी किए गए हैं, हिंदू पर्व के लिए अलग, मुस्लिम पर्व के लिए अलग, ऐसे होता नहीं है। हमारे गांव में जो हाई स्कूल है तो उसमें मुस्लिम बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अब आप कह देंगे कि ईद के दिन चूंकि वो हिंदू उसको आपने मान लिया है उस स्कूल को, तो उसमें ईद की छुट्टी नहीं होगी, तो जो मुस्लिम टीचर कुछ हैं, जो कुछ 85 बच्चे मुस्लिम हैं, तो उनकी छुट्टी आप रोक दे रहे हैं। तो एक ही तरह का कैलेंडर सब हुआ करता था और सब मिलाकर के एक तरह की छुट्टी होती थी। बचपन से हम लोग उसी में पढ़े हैं। अब इनको लग रहा है कि नहीं, हिंदुओं का स्कूल अलग है, मुसलमानों का स्कूल अलग, इसके लिए अलग कैलेंडर, उसके लिए अलग कैलेंडर। अब छठ में आपने कह दिया कि जो उर्दू विद्यालय हैं या जो मुसलमानों के विद्यालय हैं उसमें नहीं छुट्टी होगी, लेकिन उसमें हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं। उसमें यहाँ तक कि उर्दू विद्यालयों में भी हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। हिंदू शिक्षक है, कई जगह पे आपको हिंदू प्रिंसिपल मिल जाएंगे, तो आप छठ में छुट्टी उनको नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपने मान लिया कि मुसलमानों, ये जो सांप्रदायिक कैलेंडर है, हिंदू मुसलमान को बांटने वाला कैलेंडर है, ये होना नहीं चाहिए था। तो इस तरह के तमाम चीज़ें, फैसले जो हैं वो एकदम ऑफिस में बैठ करके लोग ले रहे हैं, ग्राउंड पे क्या हकीकत है उनको नहीं पता। और यहीं पे जरूरत पड़ती है शिक्षक संगठनों की, क्योंकि शिक्षक संगठन ही बता पाएंगे कि कहाँ पे कैसे क्या करना चाहिए। वो लोग भी तो सरकार को जहाँ पे शिक्षक संगठनों से एक तरह का सद्भाव बना के रखना चाहिए था ताकि उनसे सलाह मशविरा लेते रहें, वहाँ पे आप उनको दुश्मन बना के बैठे हुए हैं, ये गड़बड़ी है। शिक्षक संगठन भी जैसे लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन उस पर कार्रवाई कर दी जा रही है। और आप अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले आप लोगों ने कहा था मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, इस पे बातचीत करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि अब शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोगों की बातें सुनी जाएंगी, क्योंकि आप लोग जनप्रतिनिधि है? नहीं, हम लोग तो इस समय तो शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं, देखिए उनको, मेरे ख्याल से उनको जनप्रतिनिधियों से चिढ़ है। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, शिक्षा विभाग के जो IAS ऑफिसर हैं के पाठक, उनको लगता है कि जनप्रतिनिधि लोग बेकार हैं, सिस्टम और सरकार जो चलता है वो IAS अधिकारियों से ही चलता है, उनको ऐसा लगता है। तो ये लोकतंत्र पे कम विश्वास होने के चलते ही ऐसे होता है। दूसरा कि हमने जो कोशिश की अपने बिहार पे, पहले महागठबंधन की सरकार है, हमने शुरुआत जो हमारी बैठक उसमें तीनों लेफ्ट पार्टियों की एक बैठक हुई, उसके बाद राजद से भी हमारी बातचीत हुई, उनका भी ये कहना है कि ये गलत हो रहा है, और हम लोग जल्द ही कोशिश कर रहे हैं कि एक पूरा महागठबंधन की पार्टियां इस पर बैठ के और इस समूची चीज़ पर विचार करें। न केवल इस तरह के फैसले वापस लिए जाएं, बल्कि इस बात पे गौर किया जाए कि शिक्षा विभाग के अंदर ऐसा कौन व्यक्ति है जो बार बार अपने फरमानों के माध्यम से
महागठबंधन सरकार का जो परसेप्शन मजबूत हो रहा था जनता के बीच में, उसको कमजोर कर रहा है। कौन है जो भाजपा को बिना कोई मतलब का एजेंडा थमा रहा है, और उस व्यक्ति को आप चिन्हित कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए, उसको हटाइए वहां से। तो अभी आपको क्या लगता है, क्या वो इंसान के पाठक ही हैं? क्योंकि के पाठक ही हैं। क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से कई बार के पाठक के फैसले जो लिए गए थे शिक्षा विभाग की तरफ से, उसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बदला छुट्टियों को लेकर ही। उसके बावजूद भी लगातार इस तरह की फरमान सुनाई जाती है। आप देखिए, अभी के समय में बिहार सरकार का जो एक रेपुटेशन का बात है, केंद्र सरकार और बीजेपी के लगातार रोकने के बावजूद बिहार में कास्ट सर्वे हुआ। कास्ट सर्वे के बाद आर्थिक और सामाजिक रिपोर्ट पब्लिश किया गया। न केवल रिपोर्ट पब्लिश किया गया, बल्कि उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाना, और गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, जो 34% लोग 6,000 से कम आमदनी वाले हैं, उन लोगों को लेकर के सरकार ने घोषणा की कि हम 2 लाख इनको देंगे कुछ बेहतर होने के लिए। तो ये सब चीज़ों को लेकर के, और 1 लाख से ज़्यादा बहाली हुई, फिर 1 लाख से ज़्यादा बहाली हो रही है। सरकार का एक पॉजिटिव छवि जनता में जा रहा है। इसी बीच में के पाठक ने इस तरह के चीज को करके, ऐसे फरमान ला करके सरकार की किरकिरी करवा रहे हैं। बीजेपी के पास जब कोई एजेंडा नहीं बचा था, उनके हाथ में आप एजेंडा थमा रहे हैं। तो ये सरकार को भी समझना पड़ेगा, समझना चाहिए। और हम लोग जल्दी ही शिक्षक संगठनों से हमारी बातचीत हो रही है, और हम लोग बात करके इस पे निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। और अगर जरूरत पड़ेगी तो जिन शिक्षकों को कहा जा रहा है कि आप बोल नहीं सकते हैं, उनको हम पटना में सड़क पर उतार देंगे। ये भी बात है। तो आप लोग, आखिरी सवाल आपसे है कि आप लोग शिक्षकों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे? शिक्षकों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। और हमारा देखिए बेसिक कंसर्न क्या है, अभी जो आंकड़ा बिहार का आया है, आप गौर करेंगे उसमें तो बहुत ही भयावह स्थिति एजुकेशन के अंदर है। 6.11% इतने ही लोग ग्रेजुएट हैं बिहार के अंदर। 6.11%, राष्ट्रीय लेवल पे 15% है, बिहार में सिर्फ 6% है। तो इतने कम लोग ग्रेजुएट हैं। इसका सीधा मतलब है कि बिहार के अंदर स्कूली सिस्टम जो है, स्कूल का जो सिस्टम बना हुआ है, वो इतना स्ट्रेंथ उसका मजबूत नहीं है, या इतना वो सर्वसुलभ नहीं है लोगों के लिए कि वो सबको समेट करके और अपनी मजबूती से बच्चों को ग्रेजुएशन तक पहुंचा सके। तो ग्रेजुएशन में जो कम आंकड़ा है वो दिखा रहा है कि आपका स्कूली सिस्टम भी अच्छा नहीं है, प्लस आपके पास कॉलेज नहीं है। तो एक बड़े सवाल को लेकर के हम लोग सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और उस दिशा में बिहार को ले जाना चाह रहे हैं। क्योंकि हम अल्टीमेटली, हमें जनता के प्रति जवाबदेही हमारी बनती है। किसी IAS ऑफिसर की जवाबदेही नहीं बनती है। वो आज हैं, रिटायर करेंगे, बोरिया बिस्तर समेटेंगे, जो पैसा कमाए हो समेटेंगे बोरा में और लेके निकल जाएंगे। लेकिन हम लोग को जनता के बीच में जाना है, बताना है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन चीज़ों को कैसे बेहतर किया जाए, और उसमें अपने बिहाफ पे जितनी कोशिश हो सकती है हम लोग कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ संदीप सौरभ जी, जो कि शिक्षा विभाग में जितनी भी परेशानियां चल रही है, बिहार में एजुकेशन सिस्टम में जितनी कमियां हैं, उसको ठीक करने के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। इसके साथ ही के पाठक की तरफ से जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, जो बुरे फैसले जो कि लोगों के लिए हितकारी नहीं है, उसके विरोध भी ये आवाज उठाते रहते हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि के पाठक कई सारे ऐसे फैसले लेते हैं जो कि हमारे लोकतंत्र के विरोध में होते हैं, और इसके खिलाफ ये लोग आगे मांग करेंगे कि के पाठक पर कार्रवाई की जाए, या फिर शिक्षा विभाग में जो भी दोषी हो इसको लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपको इस विषय पर क्या लगता है, आप अपने विचारों को कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।